Hello everyone, in this video we are going to see intellectual property aspect in a cyber law. इसके पहले वीडियोस में हम लोगों ने देखा कॉन्ट्रैक्ट एस्पेक्ट, सिक्योरिटी एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट देखे। बट आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एस्पेक्ट। ये वीडियो अगर आप कंप्लीटली देखते हो तो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स फिक्स है। आपके इंटरनल असेसमेंट्स हो सकते हैं या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली पूछा ही जाता है। इनिशियली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स किसी का ओन क्रिएशन हो सकता है, किसी का जेन्युइन वर्क हो सकता है, या फिर किसी ने इन डेप्थ स्टडी करके कोई प्रोडक्ट बनाया हो। जैसे कि हम लोग कॉलेज में देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। रिसर्च पेपर पब्लिश होना मतलब क्या, कि वो लोग उस टॉपिक पे इन डेप्थ स्टडी करते हैं, देन वो पेपर पब्लिश करते हैं। तो ये एक उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाता है। इन सेम में बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकते हैं, जैसे कि किसी का ड्रेस हो सकता है, किसी का डिजाइन हो सकता है, किसी का वर्क हो सकता है, किसी का एसेट हो सकता है, किसी का पेटेंट हो सकता है। पेटेंट तो आपको पता ही रहेगा कि बहुत सारे जो इंजीनियर्स रहते हैं उनका पेटेंट असाइन होता है या फिर उनको पेटेंट के राइट मिल जाते हैं। आपने सुना ही रहेगा कि आईआईटी के XYZ स्टूडेंट को ये पेटेंट असाइन हुआ है या फिर उसने वो प्रोडक्ट बनाया तो उसको इतना सारा अमाउंट कोई कंपनी पे कर रही है वो पेटेंट खरीदने के लिए। तो ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। एज हियर मेंशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इनटेंजिबल क्रिएशन ऑफ अ ह्यूमन इंटेलेक्ट। मीन्स किसी का जेन्युइन वर्क या फिर इन डेप्थ वर्क, इन डेप्थ स्टडी, ऐसा प्रोडक्ट दुनिया में पहले किसी ने नहीं बनाया है, या फिर ऐसा प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर आदमी ही बना सकता है, या फिर इन फ्यूचर किसी ने बनाया तो उसके रेफरेंसेस या फिर उसके राइट्स ये जो फर्स्ट जिन्होंने बनाया है उनको देने पड़ेंगे। So there are many types of intellectual properties and some countries recognize more than others. Different countries having different intellectual properties, और बहुत सारे कंट्रीज में अदर कंट्रीज से डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो सकती है, और अलग अलग कंट्री में उसके अलग अलग राइट्स हो सकते हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को सिक्योर करने के लिए जो इंडिविजुअल ओनर्स और इन्वेंटर्स ऑफ वर्क है उनके प्रिविलेजेस को सिक्योर करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बनाए गए हैं। हम लोग आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, इन्वेंशन हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, बिजनेस प्रैक्टिसेस हो सकती है। तो अलग अलग डोमेन में अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे यहाँ पे नीचे मेंशन की गई है। और इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो 5-6 दी गई है वही हम लोगों को चाहिए। उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी आपको होगा तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो एग्जाम में। नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स बट आपको ये इन फ्यूचर भी आपके लाइफ में कभी भी यूज करने लायक प्रॉपर्टीज है, और आप रेगुलरली इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखते रहते हो, और आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के बाद भी आप इसे आपके लाइफ में यूज कर सकते हो। अगर आप कोई बिजनेस डालते हो या फिर आप कोई पेटेंट करते हो तो उनके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ आईपी राइट्स। हमारे सिलेबस में मेनली 6 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को बताया गया है। फर्स्ट इज कॉपीराइट, सेकंड इज पेटेंट, थर्ड डिजाइन राइट्स, डेटाबेस राइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इनको हम लोग इन डेप्थ देखने वाले हैं और इनके रिलेटेड जो आईपी राइट्स है उनको समझने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट मीन्स आप लोगों को पता रहेगा कि अगर ये वीडियो है और इस वीडियो को कोई और चैनल ने अपलोड किया तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। मीन्स अगर कोई म्यूजिक है, कंप्यूटर सोर्स कोड हो सकता है या फिर हैंड रिटन कंटेंट हो सकता है, अगर वो दूसरा कोई कंटेंट क्रिएटर अपने कंटेंट में यूज कर रहा है तो उसे कॉपीराइट साइन माना जाता है या फिर उसको कॉपीराइट राइट्स खरीदने पड़ते हैं। जैसे कि अगर ये कंटेंट या फिर ये वीडियो किसी और यूट्यूबर ने अपलोड कर दिया तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। मीन्स उसने जो ओनर है उस कंटेंट का उसको बताया नहीं, या फिर उसके राइट्स या फिर उससे परमिशन नहीं लिया और वीडियो अपलोड कर दिया। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे चैनल्स परमिशन, कॉपीराइट परमिशन दे देते हैं, तो उनके वीडियो के नीचे आ जाता है कि कॉपीराइटेड फ्रॉम या फिर राइट साइंड वीडियो। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि कॉपीराइटेड, अगर कोई कंटेंट किसी से कॉपीराइट किए करके डाला है तो उस पर कॉपीराइटेड आता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट आ सकता है, जैसे कि लिटरेरी, ड्रामा, म्यूजिक, आर्टिस्ट वर्क।
सिनेमेटोग्राफी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, सोर्स कोड हो सकते हैं, कंप्यूटर सोर्स कोड हो सकते हैं। तो इसको सिक्योर करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957 को एस्टेब्लिश किया गया है। सो इस लॉ के अंडर जेन्युइन ओनर्स जो होते हैं या फिर जो इन्वेंटर्स ऑफ वर्क होते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, उनके राइट्स को सिक्योर करके रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, तो उस टाइम पे प्लेगरिज्म चेक किया जाता है। प्लेगरिज्म चेक करना मतलब कॉपीराइट कंटेंट है कि नहीं ये चेक करना, किसी ने ऑलरेडी उस पर वर्क किया है क्या, ये देखने का काम कॉपीराइट एक्ट में किया जाता है। जेन्युइन ओनर्स है जो इन्वेंटर ऑफ वर्क है, उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए कॉपीराइट एक्ट 1957 एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इज पेटेंट। पेटेंट आपको पता ही होगा, जैसे कि कार हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है, उसका इंजन हो सकता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, उसका पेटेंट एक्स वाई जेड के नाम पे है। तो पेटेंट मीन्स इन शॉर्ट लाइसेंसिंग। आपने अगर कुछ नया क्रिएटिविटी लाया है, उसके पहले किसी ने उस पर वर्क नहीं किया है, तो उसे पेटेंट लाइसेंसिंग बोला जाता है। तो ये जो लाइसेंस होता है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट का पेटेंट होता है, तो आपको इन फ्यूचर उसके फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि इन फ्यूचर किसी ने उस पर वर्क किया, या फिर इन फ्यूचर आपके प्रोजेक्ट को या फिर आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्रेडिट्स मिलते हैं या फिर उसके लिए आपको वो कंपनी पे करता है। सो आपको कॉलेज में टीचर्स बताते रहते हैं कि आपके प्रोजेक्ट का पेपर पब्लिश करो। इसका मीनिंग यही है कि इन फ्यूचर कोई सेम प्रोजेक्ट पे वर्क करता है, तो ऑलरेडी अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उनको उसके राइट्स देने पड़ते हैं या फिर उनको उसको क्रेडिट्स देने पड़ते हैं। तो पेटेंट की सिक्योरिटी के लिए या फिर पेटेंट के राइट्स को सिक्योर रखने के लिए पेटेंट एक्ट 1970 एंड 2003 एस्टेब्लिश हुआ है, और ये रेगुलरली अपडेट होते जाता है। जैसे कि हर साल इसकी इसमें अपडेट्स आती जाती है, अमेंडमेंट्स होती रहती है। क्योंकि पेटेंट के जो रूल्स होते हैं, या फिर अगर किसी ने सेम प्रोजेक्ट पे 2000 ईयर में वर्क किया था और उसने ही 2010 में सेम प्रोजेक्ट पे अपडेट किया है, तो वो रेगुलरली अपडेट करते जाते हैं पेटेंट्स में भी। तो पेटेंट एक्ट भी रेगुलरली अपडेट होते जाता है। फर्स्ट पेटेंट एक्ट 1970s में आया था एंड उसके बाद 2003, एंड रेगुलरली वो अपडेट होते जाता है। तो कभी भी अगर आपने लाइफ में कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया या फिर प्रोडक्ट बनाया, वो इन फ्यूचर यूज हो सकता है या फिर वो आपका क्रिएटिविटी है, तो उसको पेटेंट करना बहुत जरूरी होता है। उसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आप इंटरनेट पे देख सकते हो, पेटेंट कैसे करते हैं या फिर उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, ये सब आप इंटरनेट पे देख सकते हो। लेकिन अगर आपने कुछ क्रिएटिविटी किया है, आपका कुछ इन डेप्थ नॉलेज है किसी टॉपिक के बारे में, तो उसको पेटेंट करना या फिर पब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज डिजाइन राइट्स। डिजाइन राइट्स आपको पता रहेगा कि जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर डिजाइन हो सकती है, या फिर कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कार हो सकती है, उनके अलग अलग डिजाइन रहते हैं। तो उनके लिए भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अलग अलग राइट्स दिए गए हैं। जैसे कि क्रिएशन ऑफ शेप हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन और कंपोजिशन ऑफ पैटर्न्स और कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न्स और कलर्स हो सकता है, थ्री डायमेंशनल वर्क हो सकता है, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हो सकती है, और हैंडीक्राफ्ट वर्क हो सकता है। तो इसे डिजाइन बोला जाता है। जैसे कि अंबानी का घर जो है, उसकी कुछ अलग डिजाइन है, ताजमहल है उसकी अलग डिजाइन है, कुतुब मीनार है उसकी अलग डिजाइन है। तो उसकी जो डिजाइन जिसने बनाई है, उसके पास उसके डिजाइन राइट्स होते हैं। कोई भी उठा के वो सेम डिजाइन नहीं बना सकता, अगर उसने उस पे अपना डिजाइन राइट बना के रखा है तो। नहीं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लान्स जो होते हैं घर के, वो एक ही बंदा बनाता है और उसके बाद बहुत सारे लोग उसको सेम प्लान को कॉपी करते जाते हैं। तो डिजाइन राइट इन्हें बोला जाता है। डिजाइन राइट को सिक्योर करने के लिए डिजाइन रूल 2000 एंड 2001 एस्टेब्लिश किया गया है, और वो रेगुलरली अपडेट होते जाता है, रेगुलरली अमेंडमेंट्स आती जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी कार बनाती है, तो सेम कार अनदर कंपनी नहीं बना सकती, या फिर उसके लिए अगर डिजाइन रूल्स या फिर डिजाइन राइट्स ऑलरेडी किसी आर्किटेक्चर ने या फिर किसी इंजीनियर ने पहले से ही उसको असाइन करके रखा है, तो अगर दूसरे कंपनी को उसको कॉपी करना है या फिर फॉलो करना है, तो उसके लिए डिजाइन राइट्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ डेटाबेस राइट। डेटाबेस राइट आपको पता ही रहेगा, न्यू टर्मिनोलॉजी है, कंप्यूटर रिलेटेड डेटा जहाँ पे स्टोरेज होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि क्रिकेट मैच के रिलेटेड डेटा जो होता है वो क्रिकबस पे अवेलेबल होता है, ईएसपीएन पे अवेलेबल होता है। अगर हम लोग कोई क्वेरी गूगल सर्च इंजन को दे दे, तो वो आपको क्रिकबस से डेटा उठा के देता है, ईएसपीएन से डेटा उठा के देता है। और पासपोर्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, पैन कार्ड, आधार, और डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में जो आपका डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में या फिर सिस्टमेटिक फॉर्मेट में स्टोर करके रखा है, तो वो डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का होता है, और उसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 1990
1998 के अंडर कंसिडर किया जाता है, या फिर उनको 1998 एक्ट के अंडर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, शेयर मार्केट का डेटा हो सकता है, ह्यूमन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला डेटा हो सकता है, गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हो सकते हैं, उनके पास आपका सेंसिटिव डेटा रहता है। तो उनको सिक्योर करके रखने की जिम्मेदारी भी उसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है। और अगर कोई वो डेटा अपने प्रोजेक्ट में यूज करता है फॉर रेफरेंस वगैरह, तो उनको वो मेंशन करना पड़ता है कि कहाँ से डेटा लिया, कौन से डेट पे लिया, क्या वैल्यू थी उसकी, वो सब मेंशन करना पड़ता है। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी प्रोजेक्ट के लिए कहाँ से भी डेटा उठा के अपने प्रोजेक्ट में डाल देते हैं, तो लेकिन वो एंड में मेंशन करते हैं कि XYZ सोर्सेज से हम लोगों ने ये डेटा लिया था, और उनका ये इंफॉर्मेशन है, या फिर उनकी ये वेबसाइट्स है। तो उसे डेटाबेस राइट्स बोला जाता है। अगर किसी का डेटा हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, तो मोस्टली कॉपीराइट एक्ट के अंडर ही हम लोग उनको कॉपीराइट साइन दे देते हैं कि XYZ कंटेंट क्रिएटर का ये डेटा है, और वो हम लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट में यूज किया है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल यूजर हो और उसने बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करके रखा है, या फिर सिस्टमेटिक फॉर्मेट में अपने पास रखा है। जैसे कि अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्क डेटा और अदर मटेरियल विच अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक और मेथडिकल वे एंड आर इंडिविजुअली एक्सेसिबल बाय इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीन्स। एक पर्टिकुलर डोमेन के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन अगर आपने बना के किसी वेबसाइट पे डाला है, या फिर आपने आपके पास रखा है, तो उसके डेटाबेस राइट्स आपको मिलते हैं। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 1998 के अंदर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई वो डेटा यूज करता है, तो उसके कॉपीराइट साइन जो है वो आपको मिलते हैं। कॉपीराइट साइन का सिंबल आपने बहुत जगह पे देखा रहेगा, ऐसा सर्कल रहता है और उसके अंदर सी लिखा रहता है, तो उसे कॉपीराइट साइन बोला जाता है। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं या फिर कंपनी जो रहती है, उनके ट्रेडमार्क पे उनका बिजनेस चलते रहता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के सिंबल दिए गए, जैसे कि यहाँ पे मैकडोनल्ड्स का दिया है, नाइकी का है, सैमसंग है, यूनिलीवर का है, एडिडास का है, स्टारबक्स का है, एप्पल है, मास्टर कार्ड है, कोका कोला है। तो ये ट्रेडमार्क्स पे उनका बिजनेस वर्क करता है। ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडमार्क जो होते हैं, उनकी वजह से उनके बिजनेस को बूम मिली रहती है, या फिर उनके बिजनेस इस ट्रेडमार्क की वजह से जाने जाते हैं। जैसे कि अगर आप किसी का शूज देखते हो और उसके ऊपर ये टिक है, तो आप बोलते हो कि नाइकी का शूज है, ओरिजिनल शूज हो सकता है। तो ये ट्रेडमार्क किसी और ऑर्गेनाइजेशन को यूज करना है, तो उसके लिए उनको ट्रेडमार्क राइट खरीदने पड़ते हैं, या फिर ट्रेडमार्क का जो सिंबल रहता है उसके लिए वो कंपनी पे करके रखती है। जैसे कि 7 साल के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए जो हो सकता है, 10 साल के लिए हो सकता है। तो ये ट्रेडमार्क के लिए उनको चार्जेस पे करनी पड़ती है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं ट्रेडमार्क्स प्रोवाइड करने वाले। जैसे कि आपने बहुत सारी जगह पे देखा रहेगा कि एडिडास का ओरिजिनल जो स्पेलिंग है उसको चेंज करके बहुत सारे अलग अलग शूज बनाए जाते हैं। एडिबास हो सकता है, डबल डी हो सकता है, डबल ए हो सकता है, वो अलग अलग चेंजेस करके बनाते हैं। तो उनको ट्रेडमार्क कॉपी नहीं करने आता, इसलिए वो अलग अलग नाम लगे सेम नाम रखने की कोशिश करते हैं। ट्रेडमार्क के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे कि यहाँ बताया गया है, लोगोज आ सकते हैं। नेक्स्ट इज इमेजेस आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है निकॉन का इमेज है। नेक्स्ट इज वर्ड्स आ सकते हैं, शॉर्ट फ्रेजेस आ सकते हैं, कलर्स आ सकते हैं, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स आ सकता है। जैसे कि LIC का है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये ऐसे छोटे छोटे कोट्स भी हो सकते हैं उनके नाम के नीचे। जैसे कि हम लोग घड़ी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये ऐसे यूनिक नाम से वो कंपनीज या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जानी जाती है, तो उसे ट्रेडमार्क बोला जाता है। तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एस्टेब्लिश किया गया है। जैसे कि अगर कोई मैकडोनल्ड्स का सेम सिंबल यूज करके कोई बिजनेस और जगह पे चलाता है, तो ओरिजिनल मैकडोनल्ड्स उन पे ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंडर केस कर सकता है। मोस्टली जो ट्रेडमार्क के राइट्स होते हैं वो 10 साल के लिए खरीदे जाते हैं। 10 साल के बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है। अगर आप रिन्यू नहीं कर पाते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका सेम सिंबल किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए। सो जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन रहती है वो अपने ट्रेडमार्क्स को रेगुलरली अप टू डेट रखती है, मीन्स उनके जो लाइसेंसिंग जो होता है उसको अप टू डेट रखती है, और ये जो उनके रेप्यूटेड सिंबल्स है उनको कंटिन्यू करती है। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आपने बहुत बार सुना रहेगा कि हैदराबाद की बिरयानी, बासमती राइस, या फिर आगरा का पेठा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके आगे उनके गांव का नाम, मीन्स जहाँ की उसकी ओरिजिनलिटी है, जहाँ पे वो बनते हैं वहाँ का नाम डाला जाता है। जैसे कि कोल्हापुरी चप्पल, मुंबईचा वड़ा पाव, ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उनके नाम के सामने उसकी जगह का नाम डाला जाता है, तो उसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस बोला जाता है। मीन्स
sign used on a product that originated from a specific geographical location. The product must possesses reputation and quality of the place of origin. जैसे कि अगर आप हैदराबाद में जाओगे तो हैदराबाद की बिरयानी ओरिजिनल वाली वहाँ मिलेगी, लेकिन आप अगर मुंबई में हो हैदराबादी बिरयानी खाने की कोशिश करोगे तो आपको उतनी टेस्ट अच्छे से नहीं मिलेगी, लेकिन हैदराबाद में जाके खाओगे तो हैदराबाद की टेस्ट मिलेगी। तो ऐसा उस जगह का उसमें कुछ तो एडिशनल फीचर मिलता है या फिर उस जगह की ओरिजिनलिटी आपको वहाँ दिखने मिलती है, तो उसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा रहेगा कि कश्मीर विलो लकड़ी करके बैट बेचते हैं लोग, या फिर जो कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स से बोल के आपको ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। बट वो जो ओरिजिनलिटी होती है या फिर जो टेस्ट होती है, जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो आपको उस प्रोडक्ट में नहीं मिलता। वो वहां जाके देखते हो तो उसका कुछ अलग ही स्ट्रक्चर रहता है, ओरिजिनलिटी रहती है उसमें। तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन के अंडर आता है। और इन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए या फिर उनके राइट्स को सिक्योर रखने के लिए R&P एक्ट 1999 को एस्टेब्लिश किया गया है। इट स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट कई और जगह पे जाके बन रहा है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि किस जगह से ओरिजिनली बनता है। फॉर एग्जांपल कोल्हापुरी चप्पल अगर मुंबई में किधर तो बन रही है, तो लेकिन उसका नाम कोल्हापुरी चप्पल ही रहेगा, तो उसे R&P एक्ट 1999 के अंडर सिक्योर किया गया है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स हो सकता है, मधुबानी पेंटिंग्स हो सकती है, मैसूर सिल्क हो सकता है, फूड आइटम जैसे कि तिरुपति का लड्डू हो सकता है, कोलकाता का रसगुल्ला हो सकता है, हैदराबाद की बिरयानी हो सकती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि बासमती राइस। ऐसे प्रोडक्ट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में आते हैं। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ आईपी राइट्स। आईपी राइट्स या फिर आपने अगर कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं तो उसको पेटेंट करना, उसके रिलेटेड पेपर पब्लिश करना, ऐसे करने से क्या फायदा होता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर एडवांटेजेस इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट इज प्रोवाइड एक्सक्लूसिव राइट्स टू द क्रिएटर और इन्वेंटर। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट नया बनाया है, ओन क्रिएटिविटी से बनाया है, ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाया है, तो आपको उसके रिलेटेड राइट्स मिलते हैं। इन फ्यूचर अगर किसी ने वो प्रोडक्ट यूज किया तो आपको उसके क्रेडिट्स मिलते हैं, आपको उसके लिए पे किया जाता है। तो कभी भी अगर आपने कुछ नया वर्क किया है या फिर आपने कुछ जेन्युइन वर्क खुद से बनाया है, तो उसको पेटेंट करना या फिर उसके रिलेटेड पेपर पब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। मैंने पहले ही बताया कि इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। इन फ्यूचर फायदे के लिए या फिर आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। नेक्स्ट इज encourage इंडिविजुअल टू डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर इंफॉर्मेशन एंड डेटा इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट कॉन्फिडेंशियल। जैसा मैंने बोला कि आपने बनाया है और आप वो हिडन रखोगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इन फ्यूचर अगर किसी ने बनाया तो उसके राइट्स उसको चले जाएंगे। तो अगर आपने कुछ नया इंडिविजुअल वर्क किया है तो उसको लोगों के सामने लाने के लिए पेटेंट करना, पब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड लीगल डिफेंस एंड ऑफर्स द क्रिएटर्स द इंसेंटिव ऑफ देयर वर्क। अगर आपके वर्क को कोई इन फ्यूचर यूज कर रहा है तो उसके रिलेटेड आपको लीगल डिफेंस दिया जाता है। आपके डिजाइन को, आपके वर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कोर्ट के अंडर हो जाता है। अगर आप केस डालते हो तो आपके साइड से रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपने उसको पेटेंट करके रखा है, आपने उसको कॉपीराइट करके रखा है या फिर आपने उसको पब्लिश करके रखा है ऑलरेडी। तो उसके रिलेटेड आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम कोर्ट करता है। और इन फ्यूचर अगर आपके पेटेंट को किसी कार में यूज करना है, किसी स्ट्रक्चर में यूज करना है, तो उसके रिलेटेड आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प इन अ सोशल एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट। कभी कभी क्या हो सकता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल ना हो या फिर उस पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है, बट छोटे छोटे लोगों को फायदा हो रहा है। जैसे कि कार में अगर आपका प्रोडक्ट डालते हैं तो कार का एवरेज बढ़ रहा है, तो ये सोशली लोगों को फायदा हो जाता है। या फिर फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे कि कुछ इंप्रूवमेंट्स उनके डे टू डे लाइफ में होती है तो उनकी फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो सकती है। तो ऐसे वर्क, जैसे कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो रेगुलरली कंटेंट डालते जाते हैं यूट्यूब पे, और जैसे कि लोगों में फाइनेंशियल या फिर सोशल डेवलपमेंट होती है, तो लोगों को हेल्प करना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है इसकी वजह से। और आप पब्लिश करते हो, आपका भी ज्ञान बढ़ता है और लोगों को भी उसके बारे में जानकारी मिलती है, उनको भी इन फ्यूचर उनके लाइफ में उसकी हेल्प होती है। तो ये इतने सारे फायदे और आईपी राइट्स के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट या फिर प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको आईपी राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और अगर आप कोई पेटेंट या फिर पेपर पब्लिश करते हो तो ये आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा आपको होता है उसके बारे में। और बाद में सोसाइटी के लोगों का होता है। सो आपका फायदा और सोसाइटी का फायदा दोनों के लिए आईपी
मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसके राइट्स, ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा ही, गारंटी के साथ बोलता हूँ। आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में और आपके इंटरनल असेसमेंट एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा। और ये जो 6 पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने देखे, कॉपीराइट हो सकता है, पेटेंट हो सकता है, डेटाबेस डिजाइन, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है। आपको अगर उनके बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप लिख सकते हो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।